नमस्कार। कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ एक ऐसी देश की इमिनेंट एजुकेशनिस्ट हैं, एक ऐसी शिक्षाविद हैं, बहुत वरिष्ठ शिक्षाविद, जिनके अध्ययन, अध्यापन और उनकी व्यक्तिगत अभिरुचियों का दायरा बहुत सारे सिरों को छूता है, बहुत सारे आयामों को, डायमेंशंस को छूता है। जो उनका वर्तमान दायित्व है वो मध्य प्रदेश से जुड़ा है और ये मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि वो मध्य प्रदेश के सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्यात्म विश्वविद्यालय की कुलपति के तौर पर अपने दायित्व को निभा रही हैं। ये बातचीत का मैं बहुत स्वागत करता हूँ डॉक्टर नीरजा अरुण गुप्ता जी का। प्रणाम करता हूँ। नमस्ते, आपको बहुत धन्यवाद, आपने ये अवसर दिया जी। नीरजा जी, सबसे पहले मैं थोड़ा सा, चूँकि हम सब आपको जानना भी चाहते हैं, आपके व्यक्तित्व को, तो एक यात्रा जो शुरू होती है कि आपके पिताजी सेना में रहे, तो एक अनुशासन, एक परिवार में भी एक अनुशासन आता है। और वो जिस पीढ़ी के सैन्य अधिकारी रहे उस समय तो और इन सारी चीज़ों का बोलबाला था। आज भी भारतीय सेना उसी तरह आगे बढ़ रही है। कैसे आप अपने बचपन को याद करती हैं? कैसे वो दौर था जब आप आगे बढ़ रही थी, और सपने क्या थे, और घर का जो परिवेश था उसने आपको कैसे आगे बढ़ने में मदद की? जैसा आपने बताया, पापा आर्मी में थे, पर उसके साथ साथ अध्यात्म, शिक्षा और जिसे हम कहें एडमिनिस्ट्रेशन, घर में ये 3 स्ट्रीम साथ साथ चल रही थी। तो घर में मेरे नाना प्रिंसिपल थे, मम्मी प्रिंसिपल थी, और बाबा जी आर्य समाज के राष्ट्रीय चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे। तो उनका अलग एक हम पर प्रभाव पड़ा, सुबह शाम संध्या करना, फिर बचपन में ही पूरी रामायण कंठस्थ कर लेना और चरखा काटना, ये हमें सिखाया गया था बचपन से ही। तो एक सम्मिश्रित माहौल में हम लोग पले बड़े हैं। सेना का तो बहुत उस परिवेश का हम पर असर है, डिसिप्लिन का, मैनर्स का, हिरार्की का, प्रोटोकॉल्स का, उसके साथ हम बड़े हुए हैं भाई बहन। और शिक्षा के बहुत बड़े महत्व को समझते हुए हम लोग आगे बढ़े हैं। सामान्य मिडिल क्लास परिवार जैसे होते हैं, ऐसे ही हम लोग छोटे छोटे शहरों से, बिजनौर, बदायूं, मेरठ से होते हुए ये यात्रा हमने आरंभ की। अक्सर हम सबके मन में, ख़ासतौर से जो युवा पीढ़ी है उसके मन में ये बात उठती है कि परंपराओं से जुड़ाव आपके जीवन में क्या मदद करता है। आमतौर पर लोग यही मानते हैं, अब ख़ासतौर से मैं यंग जनरेशन की बात कर रहा हूँ, कि परंपराओं से जुड़ना आपको पुरातन बना देता है, ऑर्थोडॉक्स कहने लगते हैं लोग आपको। आपका प्रश्न बिल्कुल सामयिक है। यंग बच्चा तो यही सोचता है कि परंपरा माने एक तरह की बहुत बूढ़ी मानसिकता। हम अगर उसको निभाएंगे तो हम भी बूढ़े कहलाएंगे, हम आधुनिक नहीं कहला पाएंगे। उसमें मैं एक बहुत छोटा सा संक्षिप्त उदाहरण देती हूँ कि हमें बाग में सबसे सुंदर फूल लगता है, लेकिन उस फूल को तोड़ के हम घर ले जाएं और बहुत जतन से रखें, गिलास में रखें, नमक के पानी में रखें, बहुत अच्छे वातावरण में रखें, तो भी 3-4 दिन बाद वो सड़ जाता है। और वो एक साथ सड़ता है, फिर आप उसकी तरफ देखते नहीं हैं, जबकि सबसे सुंदर चीज़ लाए हैं आप। तो वो आधुनिकता का स्वरूप है। लेकिन वही फूल अगर जड़ से जुड़ा रहे, आप रोज़ उस बाग में जाइए, वो पत्ती पत्ती मुरझाता, मुरझाएगा कभी नहीं, पत्ती पत्ती ढलता है। तो उसकी जो वो चमक है, सुगंध है, रंग है, वो तो बनी ही रहती है। क्यों? क्योंकि वो जड़ से जुड़ा है। जड़ परंपराएं हैं, जड़ हमारा वो विश्वास है जिसके बल पर भारतीय संस्कृति आज भी जुड़ी हुई है, आज भी बनी हुई है। इसीलिए इसे सनातन कहते हैं। जैसे एक पौधा सनातन है, उसके फूल आते हैं जाते हैं, वही हमारी संस्कृति है। तो ये समझना बड़ा आवश्यक है। जब आप आधुनिक शिक्षा में प्रवेश करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलने जाते हैं, भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, गुजरात जैसे एक वाइब्रेंट स्टेट में आप कर्मभूमि बनाते हैं, वहाँ विदेशी विद्यार्थियों को लेकर आते हैं, तब यह आधुनिक पुरातन का द्वंद्व क्या आपकी निगाह में और स्पष्ट होता है, या कहीं कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं? नहीं, द्वंद्व हमें नहीं हुए, पर्सनली नहीं हुए कभी। बहुत सारे ऐसे मौके थे जहाँ हो सकते थे। जैसे कि मैंने एक विषय चुना अंग्रेज़ी,
और मैं विश्वास रखती थी संस्कृत में, लेकिन उसके बावजूद अंग्रेज़ी चुना। तो कई बार हमें लगता था शायद हम उतनी अच्छी अंग्रेज़ी नहीं बोल पा रहे जितना कॉन्वेंट एजुकेटेड बोलते हैं। हम लोग तो हिंदी मीडियम में पढ़े हुए हैं या आर्मी स्कूल्स में पढ़े हुए हैं। तो वो जैसे ही द्वंद्व का क्षण आता था, कोई और योग्यता उसके ऊपर भारी पड़ जाती थी और वो सामने वाले को ये बता देती थी कि ये काम आपको नहीं आता, भले ही आपको अंग्रेज़ी बोलनी आती है। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों से अपने आप की शक्ति को देखते हुए हम आगे बढ़ते रहे। और आज तो बिल्कुल द्वंद्व नहीं है मन में कि हमने भारतीयता का मन में चुनाव कर कर कहीं कोई ऐसा विषय तो नहीं ले लिया कि लोग हमें हेय दृष्टि से देखें। विश्व भर में हम जाते हैं, बहुत सारे देशों की 50 देशों की लगभग यात्राएं की हैं। हमेशा साड़ी पहन के अपने भारतीय परिवेश में आप बल्कि लोगों को और सुंदर लगता है, उनको आकर्षण उसमें दिखता है। लेकिन उसके साथ अगर हम ये भी देखें कि आधुनिक होना भी कोई खराब बात नहीं है। आधुनिक होते होते जब हम परंपरा निभाते हैं, वो अपने आप में एक साक्षात्कार है खुद से। विदेशी विद्यार्थियों का गुजरात आना, कैसे ये विचार मन में आया? आसान नहीं होगा। वो दौर ऐसा था जब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देश अपने कंसुलेट्स को ये दायित्व दे रहे थे कि भारतीय विद्यार्थियों को हमारे देश लाया जाए। नॉर्मली कंसुलेट्स को आप एडवाइज़र्स नहीं बनाते, इन देशों ने बनाया और उनके बड़े सारे कैंप्स बड़े बड़े शहरों में लगने लगे। हमारे ही बच्चे ऑस्ट्रेलिया और फिजी और न्यूजीलैंड जाने लगे और एक नई डिग्री आई हमारे जीवन में जिसे हम जानते हैं बीबीए। बीबीए कभी भारत का हिस्सा नहीं था, वो ऑस्ट्रेलिया का और न्यूजीलैंड का हिस्सा था, पर क्योंकि वहाँ पढ़ाया जा रहा था इसलिए यहाँ के भी वहाँ विद्यालयों ने उसे खोलना शुरू कर दिया। यहाँ से शुरू हुआ कि ये अगर हमारे बच्चे वहाँ जा रहे हैं तो बाहर के भी हमारे यहाँ आने चाहिए। उसके पैरेलल डिग्रीज़ हमने क्रिएट कर दी। डिग्रीज़ क्रिएट की तो हमें लगा कि जो रेवेन्यू हमारा, क्योंकि ये लगभग 20 साल पहले भारत का बहुत सारा रेवेन्यू तब से ज़्यादा बाहर जाने लगा है। हमारे बच्चे जो पढ़ने जाते हैं, नेचुरली उनका फ़ीस, उनका रहना, उनके पैसे जो खर्च होते हैं, उतना रेवेन्यू भारत से जाता है, तो उतना आना चाहिए। तो वो आना कैसे चाहिए? तो वो नेचुरली जब विद्यार्थी आएंगे तो ही आएगा। तो उस सेंस में हमने ये प्रयोग शुरू किया। 2006 में पूरे गुजरात में एक भी विदेशी विद्यार्थी नहीं था। तो हमने भारत की जो जिसे कहें पोटेंशियलिटी है, जैसे फिल्म बहुत पॉपुलर्स हैं यहाँ, परिधान बड़े पॉपुलर हैं, गांधी बहुत पॉपुलर हैं, यहाँ की रंगोली और गीत संगीत लोक परंपराएं पॉपुलर हैं। इस पर हमने गुजरात विश्वविद्यालय में छोटे छोटे कैप्सूल प्रोग्राम बनाए। कोई 2 हफ्ते का, कोई 3 हफ्ते का, तो समर कैंप्स लगाने शुरू किए। सेमेस्टर इन इंडिया प्रोग्राम पहली बार गुजरात में हमने शुरू किया। उसके क्रेडिट ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ अप्रूव करा के वो पूरा उनका सिलेबस का हिस्सा, करिकुलम का हिस्सा बनाकर वो 2-3 देशों में हमने प्रेजेंटेशंस दिए। यहाँ से हमने शुरू किया और आज मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि टाइम्स की जो फिल्म क्रिटिक हैं वो उस प्रोग्राम की प्रोडक्ट है, वो आके करके गई, रेबेका है। इस तरह से कई ऐसे लोग निकले जो हमारे ये कल्चर सेंट्रिक प्रोग्राम्स को अप्रिशिएट करके गए। कश्मीर की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ। आपने बहुत ताकत से पूरी दुनिया के सामने 370 के बाद के कश्मीर का हाल रखा है। आपने क्या महसूस किया कि कश्मीर के लिए चैलेंज वहीं की जो स्थानीय राजनीतिक दल थे वही बने और उन्होंने अपना ऑरा इतना इन्फ्लुएंशियल कर लिया कि जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हिंदुस्तान की रहीं आज़ादी के बाद, कांग्रेस, और उसके बाद भी जो तमाम पार्टियां आईं, चाहे वो कोलिशन पार्टीज़ हों जिनको लेड करने वाली, नेतृत्व करने वाली बीजेपी कांग्रेस रही हों, वो उनके ऑरा से या उनके हिप्नोटिज्म से कहीं संचालित होती रहीं। देखिए, वहाँ कोई बाहर का आ नहीं सकता था कश्मीर में, तो कोई भी पार्टी हो वो आदमी लोकल ही है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, उनमें कोई फ़र्क ही नहीं है। तो जो बाहर के नेता इतने बड़े बड़े, इतने प्रभावशाली रहे, वो कश्मीर के अंदर प्रभाव नहीं डाल सकते थे जब तक 370 ना हटे।
ना वो वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं, ना वो वहाँ रैली करेंगे, ना वो वहाँ जनसंपर्क करेंगे। तो जो भी प्रभाव रहा वो लोकल लोगों का रहा। उसमें भी 2 परिवार ऐसे रहे जो बारी बारी से गद्दी पे बैठते रहे। वहाँ कोई मैं इस पार्टी का हूँ ये कहने वाला नहीं है, मैं किस सोच का हूँ ये ज़्यादा ज़रूरी है जी। तो और एक जो बांटा कश्मीर को सबसे ज़्यादा वो उर्दू वहाँ की राज्य भाषा कर दी गई, इसलिए वो बंट गई क्योंकि ब्यूरोक्रेट सब उर्दू में लिख पढ़ रहे थे। ना आम जनता, ना नेता जिनको उर्दू नहीं आती वो सरकार से कटे हुए थे। तो सरकार से जब आप पूरे कट जाएंगे तो 70 सालों में कटते कटते हम यहाँ आ गए कि कश्मीर का बच्चा अगर उसे मेन स्ट्रीम में आना है तो उसे कश्मीर से बाहर आके पढ़ाई करनी है। कश्मीर में रहते हुए वो IAS, IPS या कश्मीर राज्य सर्विसेज में बहुत कम जा पाएगा क्योंकि वहाँ की भाषाएं शेड्यूल लिस्ट में नहीं आएंगी। आपको आश्चर्य होगा, कश्मीर में 62 लिविंग भाषाएं हैं और 62 भाषाओं में बड़ा भारी अनुपात है जो बड़े संख्या में लोग बोलते हैं, मगर वो भाषाएं भारत की ना शेड्यूल लिस्ट में है ना नॉन शेड्यूल लिस्ट में है। और लिस्ट में होना इसलिए आवश्यक है भाषा का कि जो भाषाएं लिस्ट में होती हैं उन्हीं में भाषा में क्वेश्चन पेपर्स आते हैं। भारत के एग्जाम के बोलियां या भाषाएं घाटी और गैर घाटी की हैं? सारी लद्दाख, जम्मू और कश्मीर 3 रीजन हैं, तीनों को मिला के 62 भाषाएं हैं। और एक भी लिस्टेड नहीं और जो लिस्टेड है वो डोगरी, कश्मीरी और बस 2 ही हैं। तो जब वहाँ के लोकल बच्चे की भाषा लिस्टेड नहीं है तो IAS है, IPS है, नीट है, बड़े बड़े जितने भी हमारे राष्ट्रीय स्तर के एग्ज़ाम हैं वहाँ का बच्चा कैसे देगा? उसकी भाषा में परीक्षा नहीं है। तो जिस भाषा में परीक्षा हो रही है वो भाषा सीखने के लिए उसे राज्य से बाहर आना होगा। सब आ नहीं सकते हैं, इसलिए वो राज्य धीरे 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 युवाओं से कटता चला गया। क्या आपको लगता है कि एक सही वक्त है एक एजुकेशनिस्ट के नाते भी, हालांकि ये सरकार का कॉल है, लेकिन हमें हमारे पास एक ऐसा मंत्रालय होना चाहिए जो इन तमाम विषयों को बहुत केयरफुली डील करे और इसमें भूमिका आप जैसे लोगों की हो जो एजुकेशनिस्ट हों, जो सोशल कैटलिस्ट हों, जो सामाजिक परिवर्तन के वाहक बने, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज और एक राजनेता की या एक ब्यूरोक्रेट की बॉडी लैंग्वेज में बहुत अंतर होता जी। शुरू हो गए हैं कदम। UGC ने अभी 1 महीना हुए एक नई पोस्ट निकाली है, प्रोफेसर इन प्रैक्टिस, यानी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हों, सेना के अधिकारी हों, कोई राजनेता हों या किसी भी परंपरागत कला के माहिर हों या कोई ऐसी चीज़ से जुड़े हों जो एजुकेशनल संस्थानों में हमें नहीं दिखता या हमारे उसके स्ट्रक्चर में नहीं आता, तो हम उसको सीधे सीधे 3 साल के लिए अपने कैंपस में प्रोफेसर इन प्रैक्टिस करके उनको नियुक्ति दे सकते हैं। अब जो बात आपने कही, देखिए पूरा एकेडमिक जगत सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप से भरा पड़ा है, तो क्यों हम समाज के उन मुद्दों पे बात नहीं करते या उन विषयों पर ये कॉन्फ्रेंसेस नहीं करते जिसके पाथेय स्वरूप उनका निराकरण हो या उनका हम समाज ही है, हम अलग नहीं हैं, तो अलग मंत्रालय क्यों? हम ही हैं जो एक सोच को डाइवर्ट कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा यंग माइंड हमारे पास आता है, तो क्या ये हमारा नैतिक दायित्व नहीं है कि हम सिलेबस ही ऐसा बनाएं जिसमें जाने अनजाने वो सब बातें आ जाए जिनके लिए हम अलग से कोई एक मशीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो कैंपसेस हैं वो लैबोरेटरी हैं जिसमें देश टेस्ट होता है, मैं ऐसा मानती हूँ। देखिए हम कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये ऐसा नहीं है, हम डाइवर्सिफाइड हैं इसलिए यूनिफाइड है। इतनी डाइवर्सिटी है कि आप वो यूनिटी को अपने आप वर्ण कर लेते हैं कि इतना सब है तो इसमें से इतना साथ लेकर चलते हैं। तो हमारे कैंपस अगर हम सब स्वयं ही इस नैतिकता के आगे आगे चले, मुझे कोई डाउट नहीं लगता कि हमारे यहाँ जो ये प्रश्न आ रहे हैं, और ये प्रश्न गांव से नहीं आ रहे, ये प्रश्न शहर से आ रहे हैं,
ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस है, नैरेटिव बिल्डिंग है, ये कहीं ना कहीं अर्बन कल्चर का जो कहीं एक संक्रमण से निकल रहा है, वहाँ का परिणाम है। क्या आपको लगता है कि 90 के दशक के बाद जब हम पर उदारीकरण का एक दबाव भी था और हमने बहुत बखूबी उसको अडॉप्ट करके हम आगे बढ़े, यही हमारी यूनिवर्सिटीज़ के सामने जो चैलेंज था, क्यों आज हमारे पास जयप्रकाश नारायण नहीं है, क्यों हमारे पास विनोबा भावे नहीं है, क्यों हमारे पास बाबा आमटे नहीं है, जो समाज में परिवर्तन का वाहक, और उनका चेहरा ऐसा था कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग भरोसा करते थे और वो सरकार के मैसेजेस भी जो बहुत पवित्र होते थे, जेन्युइन होते थे, उनको मासेस तक ले जा सकते थे। विनोबा भावे चंबल में कहते थे तो डकैत हथियार रख देते थे, गोदान के लिए कहते थे, जेपी तो एक क्रांति के वाहक ही बने। तो इससे शैक्षणिक तंत्र को आप कैसे जोड़ कर देखती हैं? इतना बढ़िया क्वेश्चन आएगा ये मुझे उम्मीद नहीं थी क्योंकि ये बहुत बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। देखिए, उदारीकरण ने बहुत सारे चेंजेस समाज में लाए, उसमें जो सबसे बड़ा चेंज लाए वो अमेरिकन मटेरियलिज्म का ले आए जी। ये जो मटेरियलिज्म था, अब इसमें प्राइवेट संस्थान खुलने लगे। प्राइवेट संस्थान का आप जिन दिनों एडमिशन होता है, एक दौरा करके आइए, पहले ही दिन एक बैनर लगा होता है 100% जॉब प्लेसमेंट। जिस बच्चे को आपने अभी एडमिशन भी नहीं दिया, आप 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी दे रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? आप शिक्षा को ज्ञान से नहीं, आप शिक्षा को रोज़गार से जोड़ रहे हैं। और रोज़गार मेरे हिसाब से, मैं कई मंचों पर भी बोलती हूँ, बस 5 बिंदु हैं शिक्षा के, 1 2 3 4 5। 1 डिग्री, 2 बच्चे, 3 कमरों का मकान, 4 पहियों की गाड़ी और 5 शून्य की तनख्वाह। ये हमने सिमटा दिया शिक्षा को। बिल्कुल ठीक। जब हमारे पास ज्ञान नहीं है तो वो सारे कैंपस क्यों ज्ञानियों की बात सुनेंगे? उनको वो टाइम वेस्ट लगने लगा। जयप्रकाश नारायण जी हों, मुझे याद है मैं 10th में पढ़ती थी और जेपी जी के आह्वान पे 1977 में हमने अपने नाम से सरनेम हटा दिया था। हम खाली नीरजा के नाम से जाने जाते थे और अभी तक, ये पिछले मुझे लग रहा है 10 साल पहले मैंने वापस गुप्ता लगाया किसी और कारण से, नहीं तो नीरजा अरुण के नाम से शादी के बाद में भी। तो एक क्लास विहीन सोसाइटी, जेपी ने कहा तो हम सब ने मानी वो बात, और इस हद तक मानी कि घर में भी लड़ गए कि हम नहीं लगाएंगे सरनेम। पूरा एक युवा वर्ग प्रभावित था। वो तब तक था जब तक उसको ये विश्वास था कि मेरी शिक्षा मुझे रोज़गार दे देगी। मुझे ऐसे संस्थानों में नहीं जाना जो मुझे जल्दी रोज़गार दे दें। तो हमने शिक्षा को खाली एक फैक्ट्री बना दिया। अब हम सिर्फ डाटा की बात करने लगे हैं कि हमारी जीडीपी की क्या रेट है, हमारा जो ग्रोथ रेट है वो क्या है। अब हम वो बात नहीं करते इमोशनल कोशेंट कैसा है, हमने कितनी खुशी से त्योहार मनाया। तो हम कहीं ना कहीं उस उदारवाद के परिणाम को इस रूप में भुगत रहे हैं। किस तरह से बड़ी बड़ी निगाहें हैं सबकी, अपनी तरह का फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है ये विश्वविद्यालय, किस तरह से आप आगे बढ़ेंगी? बहुत चैलेंज तो बहुत बड़ा है, लेकिन पूरे विश्व में एकमात्र विश्वविद्यालय है जो बौद्ध भारतीय है। या तो बौद्ध हैं या भारतीय हैं, लेकिन बौद्ध भारतीय कोई विश्वविद्यालय हो तो मात्र एक है। और इतनी सुंदर इसमें सबकी परिकल्पना रही है, सरकार की परिकल्पना से लेकर, और जिन लोगों ने भी इसको खड़ा किया है। तो अब हमारा जो कर्तव्य है वो ये है कि एक तो हम इसमें इसका जो एक बेसिक प्लेटफॉर्म है उसे बढ़ाएं, ताकि वो खाली गिने चुने सब्जेक्ट्स तक सीमित ना रहे। तो कम लोग आ रहे हैं, छोटे समुदाय में लोग आ रहे हैं, ऐसा हम नहीं कर रहे। हम इसको अध्यात्म से बिल्कुल प्रैक्टिकलिटी से जोड़ना चाह रहे हैं। कि किताबें लिखती हूँ तो मैं कभी पहली राइटिंग में मेरा सेंटेंस वो सही नहीं होता, काट छांट उसमें होती है, फाइनल प्रूफ निकलता है। तो ये कैसी अद्भुत ग्रंथ प्रणाली है जो इतनी बेस्ट एडिटेड टेक्स्ट रही हैं कि हम उसका कॉमा फुल स्टॉप भी चेंज नहीं कर सकते, हम उसके श्लोक की एक लाइन ऊपर नीचे नहीं कर सकते, ना शब्द बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। किसी ने इस पर बैठकर जबरदस्त काम किया है।
ये जो टेक्स्ट की परंपरा है हम पहुँचे ही नहीं है वहाँ तक। चाहे रामायण हो, रामायण तो अब 16वीं शती में लिखी गई, वो तो आंखों देखी बात है। तो कितनी किताबें हमारे यहाँ लिखी गई, अगर मेथोडोलॉजी नहीं है तो ये लिखी कैसे गई। तो हमने पूरा एक डिपार्टमेंट रिसर्च मेथोडोलॉजी का इंडिक वे का खड़ा किया है। फिर कथावाचकों के लिए हम एक स्पेशल वो कैप्सूल बना रहे हैं जिसमें उनको जो चाहिए रिसर्च बेस्ड वो मिले। तो लगभग हर चीज़ को छूते हुए हम कोशिश कर रहे हैं कि अध्यात्म से हम हटे नहीं, लेकिन अध्यात्म में इतनी कलाएं हैं कि उन कलाओं को समेटते हुए हम उसमें ज्ञान आगे बढ़ा सकें। कंक्लूड करूंगा इस प्रश्न के साथ, मन तो कर रहा है आपसे कितने इन विषयों पर बात होती रहे। इस सब कॉन्टिनेंट की अगर मैं बात करूं, दक्षिण एशिया की बात करूं, तो हमारी रूट्स एक हैं। चाहे हम नेपाल की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, और ये दोनों, इन सब मुल्कों के इंटेलेक्चुअल्स इससे इत्तेफाक रखते हैं और उनके मन में कोई कटुता नहीं है जो सो कॉल्ड अपने अपने इंटरेस्ट के चलते पैदा की जाती है इंटरनेशनल फोर्सेस की तरफ से भी और सियासत से जुड़े लोगों की तरफ से। ऐसा भी आप करने का कुछ प्लान कर रही हैं कि इस एशिया, सब हमारे दक्षिण एशिया के इन मुल्कों के बीच में विश्वविद्यालयों की संवाद की एक सघन प्रणाली हो? बिल्कुल, प्रयास ऑलरेडी शुरू कर दिए हैं। अरे वाह जी, इंटरनेशनल सर्किट बना रहे हैं हम। इंटरनेशनल सर्किट 2-3 चरणों में बन रहा है। एक बुद्धिस्ट सर्किट बन रहा है, एक सनातन सर्किट है और एक इंटेलेक्चुअल सर्किट है। अब जब हम कहते हैं एक विश्वविद्यालय सर्किट बना रहा है तो नेचुरली वो कोई टूरिंग तो होगा नहीं कि आप यहाँ जाइए, ये टूर पैकेज है या वो है। इंटेलेक्चुअल सर्किट जब हम बनाते हैं उसका मेन मुद्दा ही ये होता है कि वो हम बिंदु ढूंढ लें जहाँ इंटेलेक्चुअली हम मीट करते हैं एक दूसरे से, और फिर हम ग्रो कैसे करें। जब तक हम ग्रो नहीं करेंगे तब तक इन सर्किट्स का कोई मतलब नहीं है। तो उसके तीनों चरण जो होते हैं, स्टूडेंट्स, फैकल्टी और एडमिनिस्ट्रेशन, वो तीनों के लिए अलग अलग हमने टूल किट्स डिफ़ाइन किए हैं। स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा आप तब समझा सकते हैं जब उनको कल्चरली इन्वॉल्व करें। तो मान लीजिए मुझे आपकी भाषा नहीं भी आती पर मुझे कुछ परफॉर्म करना आता है, तो उससे बाकी के सब स्टूडेंट्स कनेक्ट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स को हमने कल्चरल कनेक्ट में रखा है ताकि वो अपने कला से, अपनी प्रदर्शनी से एक दूसरे से जुड़ सके। जो फैकल्टी हैं उनको हमने इंटेलेक्ट कनेक्ट में रखा है। वहाँ पे वो अपने कॉमन सेमिनार्स करें, कॉमन वर्कशॉप्स करें। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्कशॉप है ताकि उनके भी कुछ उसमें मॉड्यूल्स आए, हमारे भी मॉड्यूल्स आए। और जिस तरह से हमारी संस्कृति फैली है, संस्कृति का जो विस्तार हुआ उसका कारण ही इंटेलेक्चुअल यूनिफिकेशन था। अगर वो नहीं होता तो हमारी संस्कृति इतनी दूर तक जाती ही नहीं। जैसे हम कहते हैं तर्क को शांत करते हैं तो हृदय को भाव मिलते हैं। तो हमने इंटेलेक्चुअल को उस हिसाब से रखा है। तीसरा है एडमिनिस्ट्रेशन। हर चीज़ हो जाती है, रुक जाती है फाइल पे। अगर हम फाइलों को थोड़ा ईज आउट कर दें, तो हमने फाइलों से मतलब यहाँ हमारा फाइनेंशियल ईज से है। हम स्पॉन्सरर्स भी देख रहे हैं, हम कोलैबोरेटर्स भी देख रहे हैं, हम सरकार की तरफ भी देख रहे हैं, लेकिन सरकार से ज़्यादा ये काम समाज का है, तो हम समाज को ज़्यादा इसमें जोड़ रहे हैं। तो अभी हमारे प्रथम चरण में हम वियतनाम तक पहुँचे हैं, तो मुझे लगता है आगे आने वाले 6-7 महीनों में आपको शायद इसका कुछ परिणाम। बिल्कुल, और हम बहुत उम्मीद से आपकी तरफ देखते हैं, इसलिए कि आप उस परंपरा की वाहक हैं जिसको पूरी दुनिया में चेंज का सबसे बड़ा संवाहक है, कम्युनिकेटर है, और परिवर्तन लाने वाला सिर्फ शिक्षक, प्राध्यापक ही है। तो हमारी बहुत उम्मीदें हैं आपसे, आपके विश्वविद्यालय से और आपकी सोच और दृष्टि से, जिसमें कहीं सेल्फ इम्पोजिंग नहीं है, जिसमें एक शाश्वत निरंतरता है, जैसी किसी झरने में होती है कि वो शांत भाव से बहता है और अपने मधुर संगीत से कोई शोर उत्पन्न नहीं करता है। और यही शायद भारतीय सनातन परंपरा का संगीत भी ऐसा ही है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत धन्यवाद। अगली बार एक और ख़ास व्यक्तित्व को लेकर, एक विशिष्ट व्यक्तित्व को लेकर आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अनुमति दीजिए। नमस्कार।